अगर इन्होंने वो किया जो इनका इरादा लगता है आते हुए, जी। तो ये मुल्क जल के राख बन जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये जो बदमाशी दिखा रहा है ना, ये सबसे बड़ी खौफ की निशानी है कि ये अंदर से बहुत डर गए। पाकिस्तान बदल चुका है, यूथ बदल चुकी है, यूथ गुस्से में है, यूथ बेरोजगार है, यूथ के पास कोई हुनर नहीं है। अगर वो पागलों के नग आगे गुस्से में बाहर आ गई, कौन बचेगा? पाकिस्तान एक बहुत जबरदस्त मुल्क बनेगा। ये आखिरी बैटल है, ये आखिरी लड़ाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सर हैदर मेहदी साहब एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सराब, थैंक यू वेरी मच, गुड टू हैव यू बैक। थैंक यू सो मच। हैदर साहब, बराए मेहरबानी ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने कहा है कि या तो इमरान खान मनफी होगा या तो हम मनफी होंगे, यानी दोनों अब साथ चल नहीं सकते। सर, पाकिस्तान की माजी की तारीख में अक्सर एक जगह पर बल्कि कहा भी गया है, जुल्फकार अली भुट्टो और जियाउल हक की जब बातचीत की जाती है, कि कबर एक है और दोनों में से एक ने जाना था। तो सर, ये बहुत खौफनाक एक स्टेटमेंट है जो राणा साहब की तरफ से आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराब, बहुत बहुत शुक्रिया। शराब, इसको ना हमें कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि राना सनाउल्लाह जी की जो स्टेटमेंट है वो अक्कासी किस चीज की करता है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना, और ये बहुत जरूरी है लोगों को, बिकॉज अगर हम आइसोलेशन में देखेंगे कि बदमाश है, गुंडा सा है, बिल्कुल फजूल सा आदमी है, 18 कत्ल किए हुए, तो हमें समझ नहीं आएगी कि ये बात क्या हो। मसला पाकिस्तान का ये है सौराब के जिसकी अक्कासी इसने की है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो एलीट कैप्चर है ना, बदमाशिया का कैप्चर, जो कि 1947 से, बाय द वे 1958 से नहीं, 1958 में तो उस एलीट कैप्चर में फौज दाखिल हुई, 1947 से। और वैसे अगर देखा जाए तो सैकड़ों या हजारों साल से ये पूरा जो है ना, ये एलीट कैप्चर में रहा है मुल्क। जब ये एलीट कैप्चर कर लिया, एलीट कैप्चर का मतलब मैं आसान उर्दू में बताता हूँ कि जी, जो मुल्क के महदूद वसाइल हैं उसके ऊपर एक छोटे से टोले ने कब्जा कर लिया और उस वसाइल को अपने पैसा और ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। ठीक है जी। अब इसके अंदर तीन ग्रोह हैं। सबसे बड़ा ग्रोह है फौज, इसलिए कि उसके पास ताकत है बंदूकों की। दूसरा ग्रोह है कारोबारी, जिसके पास है ताकत है पैसे की, और जिसको पता है कि पैसा कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है और मुनाफा कहाँ से आता है। तीसरा ग्रोह है वो सियासतदान, जिन्होंने एक्चुअली है वो कारोबारी, लेकिन उन्होंने लबादा ओढ़ लिया है सियासत का, जो जी। कि है शरीफ जरदारी। ठीक है जी। और उसमें हमारे कुछ मौलवी भी शामिल हो गए, फजल। सारा मसला, सारा झगड़ा जो है ना, वो ताकत और पैसे का है, और कुछ नहीं है। तो ये हम जंग देखते चले आ रहे हैं 47 के बाद से। आपको पता है 11 साल हमारा आइन नहीं बना। 1956 में जाके, 9 साल सॉरी, 1956 में जाके हमारा आइन बना। मार्शल लॉ लगा, 4 मार्शल लॉ डिक्टेटर आए, दो खानदान ने 61.5 साल हुकूमत की इस एलीट कैप्चर में। अब हो क्या रहा है कि इमरान जब आया है, वो एक वाहिद पॉलिटिकल लीडर आया जिसने एलानिया कहा कि मैं इस लीडर कैप्चर को तोड़ूंगा। हम्म। और उसने जो दो बातें की, और ये कि जी मैं करप्शन खत्म करूंगा। करप्शन का मतलब है कि जो ये लोग जिन्होंने पैसा कमाया है, गलत तरीके से कमाया तो नहीं, लूटा है, मैं इनको पकड़ूंगा। दूसरी उसने कहा जी रूल ऑफ लॉ होगा, जो भी कानून तोड़ेगा वो कानून के तहत आए। अब इसके अंदर जो फौज थी जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, वो भी कारोबारी बन गई। इसलिए ये फौज का जो बिजनेस इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस जो है वो फौज है, फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। उनका भी मफाद अब उन्हीं कारोबारियों के साथ मिल चुका है जिसने इस कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान के वसाइल के, हम्म। क्योंकि वो भी उस कारोबार में। सियासतदान, जो कारोबारी सियासतदान का लबादा ओढ़ के आते हैं कि जी हम डेमोक्रेसी करेंगे, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आते हैं कि जी हमारा इंटरेस्ट प्रिजर्व हो। तो पहली दफा एक बहुत बड़ी लीडर की आवाज ने इस पूरे स्टेटस को चैलेंज किया है, बशमूल पाकिस्तान की सबसे बड़ी एलीट कैप्चरिंग इंस्टीट्यूशन
पाकिस्तान आर्मी, राना सनाउल्लाह, मरियम सफदर, मरियम औरंगजेब, बिलावल, शर्जील मेमन, जो ये बार बार आके इस तरह की बातें करते हैं, ये एक इस फरसुदा, इस गिरते हुए, इस बदबूदार, इस इस्तेसाली निजाम के परिंदे हैं। जी ऊपर बैठे हुए हैं कोई और जी सियासतदान, ये उनके टटपुंजी हैं, ये उनके मीनियल है, ये उनके कम्बी हैं, ये उनके काम करने वाले हैं। इनको नजर आ रहा है कि हमारा निजाम टूट रहा है, अगर ये निजाम हमारा टूट गया, फौज की बदमाशी खत्म हो जाएगी, कारोबारियों का जो इन्होंने पूरा वसायल लेके एक छोटे से अपना जो एरिया है टेक्सटाइल को कर दो जी, बस बनाते रहो जी, तौलिए बना के बेचते रहो। 50 साल पहले भी तौलिए बनाते थे, 50 साल बाद भी तौलिए बना रहे हैं। 50 साल पहले जो हमारी मैशत के मसले पांच थे, वही आज 50 साल मौजूद मसले आज भी वही मौजूद हैं। तो भाई हुकूमतें तुम लोगों ने की है 61.5 साल, 50 साल पहले जो मसले थे वो अभी तक क्यों हैं? क्या वजह है कि हम 23 दफा IMF की? तो राना सनाउल्लाह का उस तनासब में अब देखें, अब आप इसको टैक्टिकल देख लें। टैक्टिकल ये है कि जी जो मर्जी हो जाए, हम तो नहीं जाने लगे। अगर हमें ना जंग करनी पड़े, हमें इस बंदे को मारना पड़े, हम इस बंदे को जेल में डाल लें, हम इस बंदे को नाअहल कर दें, हम इसकी पार्टी को बैन कर दें, हम सब कुछ कर दें, हम तो करेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। ये पहली दफा मैं हैरान हूं वैसे कि एक इस्तेसाली ग्रुप के बंदे ने अलन एलानिया कह दिया कि जी हम जो है ना, हम नहीं जानने वाले। लेकिन मैं आपको बता दूं सुराब, ये याद रखें, आज का मेरा इंटरव्यू याद रखें, अगर इन्होंने वो किया जो इनका इरादा लगता है आते हुए, जी तो ये मुल्क जल के राख बन जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। ऐसी ऐसी वीडियोस सराब मैंने देखी है लड़कों की, यूनिवर्सिटी MA पास, वो कहते हैं जी 30 सितंबर हमारी रेड, 30 अप्रैल हमारी रेड लाइन है, 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हुआ, इमरान कहे या ना कहे, हम फिर अपने हाथ में संभालेंगे, हम इनको गिराएंगे और हम अपनी हुकूमत लेके आएंगे। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये लोग, ये जो बदमाशी, अच्छा ये जो बदमाशी दिखा रहा है ना, ये सबसे बड़ी खौफ की निशानी है कि ये अंदर से बहुत डर गए। ये 25 मार्च के जलसे ने और इमरान की जो जबरदस्त तकरीर थी, एक स्टेट्समैन की, एक उम्मीद की, एक जज्बे की, एक आगे एक खूबसूरत पाकिस्तान का दिखाने की, ये हिल गए नहीं कि नहीं, यार उसके ऊपर सेपरेटली आपसे आपसे ओके बकाया लेंगे। ओके लेकिन ओके। सर ये बताएं हैदर साहब कि जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं कि इमरान खान फितना है, नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, फिर कह रहे हैं कि ये नशे है, और उसके साथ बात जब इलेक्शन मुलतवी करवाए गए हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून के करीब तरीन जो साथी हैं वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी होना असल में मावरा आइन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ है वो कोई उसकी कोई हैसियत नहीं है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन भी नहीं होंगे और इमरान खान का रास्ता भी रोकेंगे। बट ये सोच क्या है बेसिकली? ये सोच वही है, प्रिजर्व द स्टेटस को। जो जर्नलिस्ट इसको सपोर्ट कर रहे हैं सौराब, वो जर्नलिस्ट इस स्टेटस को से फायदा उठाते हैं ना। हामिद मीर जो है, वो कहते हैं ना, रनिंग विद द हेयर्स एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। वो उधर भी भाई अपना दिया हुआ केयर टेकर, जो ऑल फॉल बकवास रोज करता है, भाई है इसका। आप क्या समझते हैं, इसके इजाजत के बगैर वो क्या होगा भाई? और ये आदमी हामिद मीर, जो सबसे बड़ा मेरी नजर में इस सबसे बड़ी गलाजत का, मीडिया की जो सबसे बड़ी पहाड़ है गलाजत का, इस गटर का, उसकी चोटी पे जो बंदा बैठा है ना, वो हामिद मीर है। और उसके नीचे फिर आपके बाकी आपके नजम सेठी और गरीदा फारूकी और इस किस्म के मंसूर अली खान, और वो तो सुना है कुछ आजकल कुछ के तेवर थोड़े से बदल रहे हैं, कामरान शाहिद और ये वो लोग, जावेद चौधरी जैसे घटिया लोग। मतलब मैं अपनी जबान नहीं खराब करना चाहता, लेकिन ये इसी निजाम का हिस्सा है। तो ये क्यों नहीं कहेंगे कि एतजाज एहसन सबसे रिस्पेक्टेड लॉयर है मेरी नजर में इस वक्त पाकिस्तान में। उसने कल कोई बयान दिया, आपने बयान सुना है? जी उसने कहा इनका बाप भी देगा पुलिस, ये पैसे भी देंगे,
ये फौज भी जो है ट्रूप सप्लाई करेगी। 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होंगे, 28 मई को केपी में होंगे। देखता हूं कि कैसे नहीं होंगे, इनको मानना पड़ेगा। ये सौरभ, ये वो पाकिस्तान नहीं रहा जो ये पाकिस्तान सोच रहे थे। बिकॉज उस वक्त फौज का जो एक हमारे सामने एक वो पर्दा था ना, कि यार फौज अच्छी है, बाकी सारे हरामी हैं। आर्च ड्यूक फर्डिनेंड को सरायेवो उस जमाने में ऑस्ट्रिया का हिस्सा होता था, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर का। उसको एक आदमी ने, वो अपने स्टेज कोच में जा रहा था, एक वो जो उस जमाने में जो खिलाफ थे ये बादशाहत के, उसको मार दिया। वो क्राउन प्रिंस था ऑस्ट्रिया का। उससे शुरू हो गई वर्ल्ड वॉर 1। या या एक औरत पुलिस वुमन ने, एक टुनीसिया में एक फ्रूट सेलर ने जो रेडी गलत जगह पे लगाई थी, उसको थप्पड़ मारा। 6 मुल्कों में अरब स्प्रिंग आ गई। जी, दैट्स ट्रू। सौरभ, ये मैं मजाक की बात, कसम से लोगों को समझ नहीं आता कि क्या एक बिल्कुल ही मामूली सी चीज जो है ना, वो आग लगा देगी। ये कोई शायद इतनी कोई बड़ी बात भी ना हो सकता है कि कोई एक एक्सीडेंट हो और कोई एक बच्ची मारी जाए तो जनाब चिंगारी लग जाए। जिस तरह एक वो एक जैदी एक लड़की थी, वो कराची में बेचारे के साथ एक्सीडेंट हुआ। ओहो, पता नहीं राइट्स हो गई पूरे कराची। ये पाकिस्तान बदल चुका है। ये जो मर्जी कहें, फितना कहें, क्या कहें, पाकिस्तान बदल चुका है। यूथ बदल चुकी है। यूथ गुस्से में है। यूथ बेरोजगार है। यूथ के पास कोई हुनर नहीं है। अगर वो पागलों के नग आगे गुस्से में बाहर आ गई, कौन बचेगा? और शायद यार सौरभ, शायद शायद यही इसमें पाकिस्तान की बका है। मैं आपको बता रहा, ये जो बड़े बड़े मुल्क है ना, ये 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 40-40 लाख, 80-80 लाख लोग मारे गए हैं। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना, कोरिया, वियतनाम, जापान, आप देखें, तब जाके ये मुल्क बड़े हुए हैं। अमेरिका ने खाना जंगी में 6.5 लाख बंदा मारा गया उसका, 1860 से लेकर 1864 पे, जब नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स में झगड़ा हुआ कल सिया फार्म पे। आप सोचे, अपने भाई ने भाई को मारा, बाप ने बेटे को मारा खाना जंगी में। हम अमेरिका को बुरा भला तो कहते हैं, ये नहीं देखा कि अमेरिका ने खुद कितने, अपनी खुद उन्होंने कितनी सेक्रीफाइसेस दिए हैं अपने आप। उन्होंने अपने अंग्रेजों के खिलाफ जब जंग की, उसमें 25,000 मारे गए, हालांकि खुद अंग्रेज हैं और उसी जगह से आए, इंग्लैंड से ही आए थे अमेरिका में। 1776 की उनकी जंग। हमने क्या किया? हमें कायदे आजम ने प्लेट पे रख के पाकिस्तान दे दिया। ये दूसरा बंदा अपनी जान लड़ा रहा है और प्लेट पे लेके हमें दे रहा है एक रियासत जो कि सोशल वेलफेयर स्टेट, और रियासत मदीना कहते हैं, रूल ऑफ लॉ। और हम जो ना बैठे रहे साहब, खून बहाने बगैर कोई सोसाइटी नहीं तरक्की करती। इंडिया बच गया, उनके पास नेहरू था, उसने पार्टीशन की, उसने 3 चीजें ठकड़क की। फौज को सिविलियन कोर्ट के मातहत ले आया, सारी लैंड रिफॉर्म की, जितने जागीरदार थे उनको तबाह बर्बाद खत्म कर दिया, और जितनी उनकी रियासतें थी उनको खत्म करके उनका जी यूनियन का हिस्सा। उनका एलीट कैप्चर उसने पहले ही खत्म कर दिया उधर ही। उसको सोशलिस्ट माइंडेड था, उसने कहा अगर ये रह गए ये कमबख्त खा जाएंगे। पाकिस्तान में एलीट कैप्चर 11 साल ये रहे। वो लोग जो इलेक्ट हुए थे असेंबली में, सारे जागीरदार, नवाबजादे, सरदार थे। कोई गरीब आदमी नहीं था उसके अंदर, एक भी गरीब आदमी नहीं था। और फिर 1958 में फौज आ गई, फौज एलीट कैप्चर का हिस्सा बन गई। वो तो वारे निवारे हो गए। वो महबूब उलग जो 22 फैमिलीज का बताता है, 66% इंडस्ट्री इन 22 फैमिलियों के पास थी, 80% बैंकिंग और इंश्योरेंस। अब यह जाके बताएं, अब आप देखें, 12 जो ग्रुप्स है ना पाकिस्तान में कारोबारी, वो 41% पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 41% 12 ग्रुप में। और सबसे बड़ा ग्रुप पता है कौन है? कौन है? फौजी फाउंडेशन। फौजी फाउंडेशन फाउंडेशन। सबसे बड़ा ग्रुप। ये मनचे मनचे टमटू टुमटू से सबसे बड़ा। तो यार मुझे बताओ, ये मुल्क ये नहीं चल सकेगा। और इसलिए सौरभ, ये जंग है। ये वाहिद बंदा आया है और इसने कहा है मैं तोड़ूंगा, और अगर मैं आखिरी दम तक लड़ा रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। लेकिन मैं इस मुल्क को जी जी जी।
सर ये जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा था, ये इमरान खान के इसकी अहमियत इसलिए भी थी कि गोलियां लगने के बाद खान साहब पहली दफा पब्लिक में आए हुए खिताब किया। 10 एक तो नुकात सबके सामने रखे, लेकिन एक सवाल उन्होंने पूछा है, अगर एस्टेब्लिशमेंट मुल्क को सुधारने का कोई हल उनके पास मौजूद है तो वो हल लेकर आए, मैं साहब पीछे बैठ जाता हूं। अगर उनके पास हल कोई मौजूद है तो सर इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब यह है कि उनके पास हल नहीं है। अगर उनके पास हल होता तो पाकिस्तान आज यहाँ ना होता। पाकिस्तान आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले तरक्की की राह पे चला हो जाता, जब हमारे पास बहुत पैसा हमें मिलता था। कितना पैसा मिला है यूब खान को अमरीकनों से, जी। कितना पैसा मिला है जिया को अमरीकनों से, कितना पैसा मिला है मुशर्रफ को अमरीकनों से। डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, इतनी हमें फिस्कल स्पेस मिली है, क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान ठीक? और इनको आता ही नहीं है। ये डाकू चोर लुटेरे खुद हैं, ये डाकू चोर लुटेरों को साथ मिलाते हैं, और इसलिए मुल्क तबाह बर्बाद हुआ है। पैसा लेते हैं डॉलर में बाहर से और लगाते हैं इन कारोबारों में जिनसे पैसा कमाते हैं रुपयों में। और भाई डॉलर में तुम उधार लेते हो, उन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हो जिसमें पैसा तुम्हें मिलता है रुपयों में, तो साला डॉलर कौन वापस करेगा? तुम्हारा तुम्हारा बाप करेगा। जिस तरह उस लड़के ने कहा इमरान की जलसे में, कहता तुम्हारा बाप भी देगा आजादी है। वो छोटा, ये बहुत बड़ा, बहुत तारीख साज 25 मार्च है। ये तारीख में जिस तरह हम 23 मार्च की 1940 को याद करते हैं ना, ये 25 मार्च इस तरह याद किया जाएगा। मुझे बहुत उम्मीद है, मैं सुराब, मुझे इतनी उम्मीद है, मैं हर वक्त आप लोगों को कहता रहा हूं कि मुझे इतना यकीन है जितना मुझे अपनी मौत का यकीन है कि पाकिस्तान एक बहुत जबरदस्त मुल्क बनेगा। ये आखिरी बैटल है, ये आखिरी लड़ाई है। ये जो अशरफिया, ये सनावले, और ये मरियम, ये छोटी और बड़ी, और ये जरदारी, और वो नवाज, ये फजल रहमान, ये उस गटर की आखिरी बदबू है। वो कहते हैं ना कि जब आप गटर में जाके सोटी हिलाते हैं ना तो जी। ज्यादा बदबू आती है, क्यों? उसका गंध निकलता है। और तो इनके अंदर अभी ये हिल रहा है, ये गटर जो है ना, तो इसलिए इन लोगों से बदबू ज्यादा आ रही। मुझे पता नहीं है कि अजहर माशवानी अभी तक वापस आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है कि नहीं आया। नहीं आया, नहीं आया। यार मुझे बहुत डर है कि उसके साथ इन्होंने पता नहीं क्या किया है। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कोई ऐसे हालात ना हो कि हमें कोई बुरी खबर मिले। मुझे बहुत खौफ है, बहुत खौफ है। जो ये जिस तरीके से इन्होंने, जिस जिस बेदर्दी से इन्होंने जिले शाह को मारा, और जिस बेदर्दी से इन्होंने अरशद शरीफ को, मुझे बहुत डर है अजहर के लिए। मैं तो, मुझे नींदें नहीं आ रही अभी मेरे। अब यहाँ सुबह के 4:22 है। सुराब, मुझे नींद नहीं आ रही है कि पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या क्या होगा। मुझे तो उस डॉक्टर पे मैं मैं शर्मिंदा हूं पाकिस्तान की पढ़े लिखे पे, डॉक्टर जावेद अकरम पे, जो 30 साल फॉरेंसिक साइंटिस्ट का माहिर समझा जाता है, जो देखता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, केयर टेकर, वो मिनिस्टर है हेल्थ का पंजाब का। उस अल्लाह के बंदे ने अपनी 30 साल की मेहनत को 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गटर में डुबो दिया, और खुद भी उस कब्र में जाके मर गया। क्या उस आदमी की जिर्रत, इज्जत रही? पूरे दुनिया में उसको गालियां पड़ रही हैं, सारे डॉक्टर उसको गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान के, कि आप तो हमें बड़े दर्स देते थे, अच्छे बड़े एथिक्स और ये, और आप हमें कह रहे हैं कि ये 28 जख्म इस जिस्म पे लगे हैं, उसके अज़ा पर लगे हैं, उसके अंदर लगे हैं, उसके ऊपर लगे हैं, उसके नीचे लगे। आप कहते हैं ये एक्सीडेंट से। उसको ऐसा लताड़ा एक डॉक्टर ने। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर जावेद अकरम का भी नाम उस लिस्टों में लोग शामिल करें जो लिस्टें बन रही हैं। तो अजहर माशवानी साहब के बारे में आपका ये कहना है कि आप भी उतने ही यानी संगीन इस मसले को देख रहे हैं जितना पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा मैं कहता हूँ, मैं जब भी उसका सोचता हूँ, मैं तो खुदा की कसम होता है कि अल्लाह उसको खैर से रखे, अल्लाह उसको खैर से रखे। है? हैदर साहब, ये इस लेवल की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है। हम अजहर हाशवानी को देख लें, उनकी फैमिली को देख लें, उनके साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो साफियों के साथ हो रहा है, जिस तरह का खौफ लोगों के अंदर मौजूद है, सर ये एक मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन। सर्वाइवल, सर्वाइवल है, सर्वाइवल है इन लोगों ने। मैंने एक आर्टिकल लिखा था आज से 3-4 साल पहले, उसमें मैंने एंड का मेरा समरी था
कि नवाज शरीफ और ये जो एलीट कैप्चरिंग स्टेटस को है जिसमें फौज शामिल है, ये हर हद तक जाएगी अपने आप को बचाने के लिए, और पाकिस्तान को भी ये बर्बाद कर देगी अपने आप को बचाने के लिए। ये मैंने 3 साल पहले कहा। हैदर साहब, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे कि 30 अप्रैल तक इलेक्शंस करवाएं, और सुप्रीम कोर्ट के, आपको याद होगा, रिमार्क्स भी थे कि मौलवी तमीजुद्दीन हमारे सामने खड़ा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो पीछे 1950s में दोबारा से वापस चले गए हैं। तो सर, एक दफा फिर मामला सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में चला गया है, इंतखाबात को तो मुलतवी करवा दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रिएक्ट करेगी सारी सूरत हाल? सुराग, मेरा जो ओपिनियन है और मेरा व्यू है, और लिसनिंग टू जितने भी मैं लॉयर्स को जानता हूं, मैंने काफियों से बात की, फिर एतजाज एहसन को सुना, लतीफ खोसा को सुना, आबिद साकी को मैंने सुना है, और बड़ी लॉयर से मैंने बात, सब कहते हैं कि इलेक्शन होंगे, उस डेट पे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसी तरह होंगे। अब उसके बाद अगर ये कोई मावरा कानून बात करते हैं, मावरा आइन बात करते हैं, यही कर सकते हैं ना, और तो नहीं कुछ कर सकते कि टोटल कंप्लीटली डिफाई कर दे सुप्रीम कोर्ट के कि नहीं जी हम नहीं मानते, हम नहीं होने देंगे जी, नहीं देंगे जी, इलेक्शन कमीशन कह दे जी हम नहीं करेंगे जी, तो फिर तो जंग है। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, जो रियासत का और लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था, जिस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने उस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया तो इसका मतलब है जो जो दूसरी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, एक तरफ आपका रियासत है, दूसरी तरफ अवाम है। रियासत ने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो अवाम कहेगी अच्छा भाई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, फिर एवरीथिंग इज फेयर गेम, फिर आ जाओ, फिर दमादम मस्त कलंदर। तो यही होगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट कोई दाएं बाएं करेगा, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट, और मेरा तो खैर मैंने पब्लिकली भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को फुल बेंच बनाना चाहिए 15 जजेस का, कि इसके अंदर सब वहां भी खत्म हो जाए कि जी हमारा बंदा या उनका बंदा, ये उसने ये कहा, हमारे ने ये कहा, करेगा। मेरा तो ख्याल है 15-0 आएगा इसके ऊपर, ऑनेस्टली। शायद वो 2-3 बड़े बिके हुए हैं, शायद वो इधर उधर हो जाए, शायद 11-4 आए, शायद 12-3 आए, लेकिन ये वो 8-7 टाइप नहीं आने लगा। हैदर महदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, फी अमान अल्लाह, आमीन, खुदा हाफिज।